नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः हिंदी विभाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। और आप जान रहे हैं पिछले 1 महीने से हम लगातार हमारा जो रेडियो ऐप है, सुनीता जी जो हैं वो लगातार हिंदी के कार्यक्रम आप तक प्रसारित कर रही हैं। पहले आइडिया ये था कि हम एक पखवाड़े के तौर पर इसको आयोजित करेंगे, लेकिन ये करते करते 1 माह पूरा बीत गया है और ये बहुत खुशी की बात है कि आज इसका समापन हम लोग यहाँ एकत्र होकर इसके समापन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर शशांक शुक्ल, डॉक्टर मंगलम कुमार रस्तोगी, डॉक्टर अनिल कार्की और मेरी सहयोगी सुनीता भट्ट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अपने सारे श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं। शशांक जी से सवाल मैं करना चाहूंगा, सवाल नहीं, एक जिज्ञासा है या आपस में विमर्श है कि हिंदी को आपने अपने रोजगार की भाषा चुना, हिंदी आपके दैनंदिन जीवन की भाषा थी। अच्छी बात यह है कि आपके पूर्व पुरुष, आपके पिता जो हैं वो खुद हिंदी के प्राध्यापक रहे, तो आपके पास हिंदी की, आपके बड़े अग्रज जो भाई थे वो भी हिंदी के अध्यापक रहे, आपने खुद उस चीज को चुना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत स्पष्ट प्रक्रिया है, और जितना हम व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करते हैं हमको पता है कि इसको लेकर आपके मन में किसी तरह की शंका या कोई हेजिटेशन आपको नहीं। तो आप हिंदी को, आपसे मैं कहूं कि आप हिंदी पर कोई एक टिप्पणी कीजिए, हिंदी भाषा पर, हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं, अपने को पाठक के रूप में आप कहाँ रखते हैं, अपने को लेखक के रूप में आप कहाँ रखते हैं, और इस सब के बीच हिंदी भाषा को आप, उसके बदलते परिदृश्य को आप कहाँ पर रखते हैं? धन्यवाद राजन जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आपने ये जो प्रश्न हिंदी को लेकर पूछा है, व्यक्तिगत रूप से जब मेरी यात्रा शुरू हो रही थी, और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी है, तो उस नाते भी कि घर में राधिका प्रकाशन की और ढेर सारी किताबें, मुझे याद है कि जब मैं 7वीं 8वीं में था तब वार एंड पीस और तमाम रशियन राइटरों की किताब, मोपासा की और दूसरे विदेशी रचनाकारों की किताबें थी, हिंदी में उपलब्ध थी, और जिनके माध्यम से धीरे धीरे हिंदी भाषा के रूप में तो हिंदी ही थी, बोलचाल की भाषा, घर की भोजपुरी और हिंदी मिक्स थी। तो वहां से हिंदी के प्रति जो आकर्षण, झुकाव शुरू हुआ, और धीरे धीरे अब बीए और एमए करते हुए, पीएचडी करते हुए, और पूरा साहित्यिक परिदृश्य भी था घर के आसपास, घर में जुड़ाव बढ़ता गया। शुरू में तो ये क्षेत्रगत बात थी, बोलचाल के रूप में थी। जब साहित्य से परिचय हुआ और रोजगार के रूप में चुनने का प्रश्न आया, तो बड़ा कई बार दुविधा उत्पन्न हुई कि जिस भाषा और जिस साहित्य को पढ़ रहे हैं वो रोजगार के रूप में कितनी सफल है, नहीं है। बहुत दुविधा थी उस समय, और कई बार कई निराशा भी होती थी। तब शायद हिंदी का वो साहित्य था जिसने बार बार बचा लिया, रोक लिया, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हुए या दूसरे रचनाकारों की कहानियां हो। मैं इस बाउंड्री को भी तोड़ना चाहता हूँ। हिंदी तो हमारे साहित्य की, हम लोग उसमें अध्यापन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य वो सारी बाउंड्रियां भी तोड़ देता है। मुझे अगर पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा साहित्य आपके हृदय के बहुत कौन सा करीब है, तो मुझे रूसी साहित्य बहुत पसंद है। रूसी साहित्यकारों के जो बारीक चित्रण होते हैं, खासतौर से मैंने एक डायरी लिखी थी कि वो शरीर के नाक, आंख, कान, माथे की लकीरें, और उसको लेकर व्यक्तित्व का चित्रण करके फिर कहानी पर जाते हैं। मुझे वो चीज भी बहुत पसंद आई। हाँ, परिवेश भी बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, और व्यक्ति का अपना चित्र भी बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, ये बात तो है। तो वो भी मेरे हृदय के बहुत करीब है। संस्कृत साहित्य के जो क्लासिक साहित्य में अध्ययन किया गया, तो मनोवृत्तियों की जो बारीकी थी, सौंदर्य के जो तत्व थे, वो भी बहुत आकर्षित करता है। कालिदास बहुत आकर्षित करते हैं। और हिंदी में जब प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, मुक्तिबोध, इनको, जो हमारे प्रिय लेखकों में से हैं मुक्तिबोध, उनको जब पढ़ते हुए मुझे लगा कि प्रतिबद्धता, जीवंतता, संघर्ष क्या होता है साहित्य के माध्यम से, वो भी सामने आया। तो लगा कि साहित्य ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिक्षेत्र है, परिदृश्य है, जो हमें ज्यादा उन्नत करता है। वो बाउंड्री तोड़ता है, वो क्षेत्र की भी बाउंड्री तोड़ता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए अगर रूसी साहित्यकार है तो वो कम आदरणीय नहीं है। मेरे लिए टोल्स्टॉय, गोर्की, चेखव या तुर्गनेव, पुष्किन, ये बहुत, गोर्की, ये बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही आदरणीय है। तो मैं उनसे कह दूं कि प्रेमचंद हिंदी के हैं इसलिए ज्यादा, तो क्योंकि वो साहित्यकार उन्हीं बाउंड्रियों को तोड़ने के लिए दिन रात लगा हुआ है, और हम ही बाउंड्री तय कर लेते हैं कि ये हमारा, ये पराया। तो उस बाउंड्री के परे साहित्य का, और चूंकि पूरा हम लोग हिंदी परिदृश्य में है, और हिंदी शुरू से ही, मैं बार बार इस बात को
कहता रहा कि हिंदी का जो शुरू हुई है अमीर खुसरो से, वो असांप्रदायिक चरित्र लेकर विकसित हुई और बोलियों को लेकर हुई। तो इसलिए अब शुरू में तो लगता था कि हिंदी भाषा और बोली, अब तो लगता है कि जो उसकी अंतर्निहित बोलियां भाषाएं हैं वो उसकी ताकत है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो तो हिंदी का विकास तभी संभव है। तो मैं इसको, इस पूरे परिदृश्य को इस व्यापक नजरिए से देखना चाहता हूं। यही प्रस्ताव भी करता हूं कि हिंदी का मतलब कि वो संपूर्ण विश्व की वो चीजें जो हमें संघर्ष में प्रवृत्त करें, हमें संवेदनाओं में आगे ले जाएं, हिंदी भाषा भी उसमें अपना एक योगदान दे रही है। केवल हिंदी भाषा ही नहीं, दूसरी कुमाऊनी की, गढ़वाली की, कोंकणी की, कोई भी भाषा हो और साहित्य हो, यही काम करता है। अपने संस्कृति को, अपने क्षेत्र के लोगों की संवेदनाओं को वो आगे बढ़ाता है। और मुझे अब, पहले था, मुझे स्वीकार करने में नहीं है कि पहले मुझे भी लगता था कि हिंदी भाषा और ये, अब मुझे ये एहसास होने लगा है कि हर भाषा बहुत प्रिय है, हर साहित्य बड़ा ही अच्छा है, जो हमें आगे बढ़ाए वो सब अच्छा है। हिंदी के माध्यम से चूंकि इस संवेदना को विकास हुआ मेरे अंदर, इसलिए मैं हिंदी के प्रति हमेशा ऋणी हूं, जिसने मेरे अंदर ये चरित्र पैदा किया। चलिए, अच्छा विस्तृत आंसर आपने इसमें दिया, उत्तर दिया। इस बात को हम जोड़ते हैं अनुवाद से, या आपने अनुवाद की बात की, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगता है कि अन्ना कैरेनिना को पढ़ने के बाद, वॉर एंड पीस को पढ़ने के बाद, या चेखव की छोटी सी कहानी वो ग्रीफ पढ़ने के बाद, जिंदगी भर शायद उसके प्रभाव से कोई बाहर नहीं आ सकता। ये निश्चित। आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। एक छोटा सा सवाल आपसे, इतने अनुवादों के बीच सबसे पसंदीदा अनुवाद आपका कौन सा? कौन सी रचना, कौन सी पुस्तक, कौन सी कहानी जो है जिसको आप, हालांकि इस तरह से वर्गीकृत करना बहुत सरलीकरण है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि पहला नाम आपके जहन में कौन सा आता है? मैंने हार्वर्ड फास्ट का उपन्यास पढ़ा था, और आदि विद्रोही, वो मुझे बड़ा बेहतरीन अनुवाद लगा। उसमें तो बहुत फिल्म भी बहुत बेहतरीन है उसकी, स्पार्टकस। और मैंने राजेंद्र यादव का वो चेखव की जो नाटक है, वो अनुवाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनुवाद तो बहुत से हैं, और लेकिन ये कमलेश्वर का अनुवाद भी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये जो मुझे अनुवाद की दृष्टि से बड़ा प्यारा अनुवाद रहा, ये मेरे, क्योंकि रूसी साहित्य से ज्यादा था, विदेशी साहित्य, शुरू में मेरा परिचय हिंदी के बजाय रशियन साहित्य से ज्यादा रहा। तो वो किताबें और वो संस्कृति, वो जहन में आज भी। अन्ना कैरेनिना, मैं जब बीए फर्स्ट ईयर में रहा हूँगा, तब मैंने पिताजी से पूछा था कि ये अन्ना दूसरा विवाह क्यों करती है, ये गलत कर रही है। मेरे मन में प्रश्न आया, तो मैं इंटर में हूं या बीए फर्स्ट ईयर, तो उन्होंने कहा देखो, साहित्य को देखने के लिए सांस्कृतिक परिदृश्य में देखो। रूसी साहित्य में या यूरोप में विवाहेतर संबंध और द्वितीय विवाह इतना त्याज्य नहीं है जितना भारत में है, उनके यहाँ थोड़ा दूसरा। तो इस सांस्कृतिक परिदृश्य से साहित्य को देखना चाहिए। तो ये अनुवाद शायद वो संस्कृति की बाउंड्री को थोड़ा हमको व्यापक बना देता है। तो अगर हमारे पास अनुवाद की विधि नहीं होती तो शायद हम रूसी, फ्रेंच, जर्मन या किसी भी साहित्य से परिचित नहीं होते। तो हमारे साहित्य की भी अपनी लिमिट है कि हिंदी सभी लोग नहीं समझ सकते, तो शायद अनुवाद वो सेतु है, सांस्कृतिक सेतु का काम अनुवाद के माध्यम से होता है। जी हाँ, अनुवाद बहुत बारीक चीज है। मुझे याद है, अब मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन शायद जिबिग्नेव हेरबेर्ट की कविता है जिसका अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। उसमें एक बिंब वो रचते, कहते हैं एक फूल में भौरा जाता है और उससे अपनी चीज निकालने की कोशिश करता है। वो अनुवादक है वो दरअसल भौरा, और उस फूल को अंदर उसके परिवेश में वो बहुत देर चक्कर लगाता है, घूमता है, अपने लिए चीजें इकट्ठी करने की कोशिश करता है और उस परिवेश का लगभग नुकसान करता है। जब बाहर आता है तो उसके पांव में परागकण चिपके होते हैं उस फूल के, और वो उसे अनुवाद के तौर पर दिखाता है, जबकि वो अनुवाद नहीं होता। ऐसा कुछ बिंब उसमें बहुत अच्छा उस बिंब है जिबिग्नेव हेरबेर्ट की उस कविता में। तो अनुवाद पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम अनिल से बात करते हैं, अनिल जी से पूछेंगे कि आपने अनुवाद किए भी हैं, आपकी कविताओं के अनुवाद हुए भी हैं, और अनुवाद पर आपकी एक नई दृष्टि है, ये हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर बात करते हुए। तो आप कैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर अपने अनुवादों को या अपने किए हुए अनुवादों को देखते हैं, और उसके महत्व को कैसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे? धन्यवाद। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जिस गांव से आया, मैं जब कक्षा 7वीं का बच्चा था और मैंने हिंदी में उससे पहले कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं पढ़ी। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, या उठो लाल अब आंखें खोलो जाए, क्योंकि गांव का परिवेश पूरा सैनिकों का परिवेश था
और मेरी हिंदी में कुछ कुछ रुचि थी। तो घनश्याम पाठक हमारे गुरुजी हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे एक किताब दी, वो कहानियों की किताब थी, और उस किताब में उन्होंने कहा कि ये किताब हम तभी देंगे जब एक कहानी कोई सुनाएगा। तो मजबूरी में वो किताब मेरे हाथ आ गई। उस किताब को मैंने जैसे तैसे पढ़ा, लेकिन उसमें एक कहानी थी। उस किताब का शीर्षक था काके सिया का कैदी। और अब जाके मुझे पता चला इतने सालों बाद, पिछले 4 महीने बाद, पहले 5 महीने पहले, उस कहानी के 2-3 कैरेक्टर मेरे जीवन में हमेशा रहे। वो कहानी मेरे जीवन में इसलिए बैठी क्योंकि उसमें एक सैनिक परिवेश था। वो टॉलस्टॉय की कहानी थी। उसका अनुवाद हुआ था काके सिया का कैदी नाम से। और मैं इतने सालों उसको ढूंढता रहा। शायद मैं उस कहानी से इतना जुड़ाव महसूस कर पाया क्योंकि मेरा परिवार भी सैनिक था। और ये मेरे पढ़ने की शुरुआत थी, जहां से मैंने पढ़ना सीखा। उससे पहले मेरे पास पढ़ने जैसा कुछ नहीं था। तो अनुवाद की मेरे जीवन में इतनी बड़ी महत्ता है। उसके बाद मैं गया, मैंने वो कहानी सुनाया। इतने साल मैंने रशियन साहित्य और तमाम सारी चीजें, धीरे बहे दोन मेरा सबसे अच्छा उपन्यास है जिसको मैंने बहुत पढ़ा। इतने साल पढ़ा, उस कहानी को ढूंढता रहा। तो पिछले बार मैं काकेशिया ओरिजिन के पर्वतों के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो फिर मुझे याद आया वो कहानी। और कई बार मैं इंटरव्यू में कह चुका था अपने बहुत सारे लोगों से कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी। तो फिर मैंने सर्च किया, तो तब मुझे पता चला कि वो कहानी तो टॉलस्टॉय की है और वो अनुवादित होकर के इतने सुदूर पिथौरागढ़ के उस स्कूल तक पहुंची। और उसके पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ना सीखा, वो मेरे लिए अब बड़ा अद्भुत लगता है पूरी ये यात्रा। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए मैंने अनुवाद किया बच्चों की किताबें, 2 कुत्तों की कथा। और उसका अनुभव भी ये था कि एक तो ये होता है कि आप अनुवाद को सीधे सीधे ले आते, जो भौरे वाली बात आप कर रहे थे। दूसरा ये होता है कि पहली बार कुमाऊनी की छोटे बच्चों की किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए अनुवादित हो रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मैंने फेस की, मैंने ये किया कि मेरे बच्चे कुमाऊनी कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने तो कुमाऊनी में बच्चे कम ही बोलते हैं अब। तो फिर उसको सरल भी बनाना था, लेकिन टोन को भी करना था। तो वो दीपक प्रहलाद की किताब है, उसको अनुवाद किया फिर। तो वो एनबीटी के पास वो किताब है। अनुवादों का सिलसिला मेरी कविताओं के साथ ये हुआ कि नेपाली में कुछ अनुवाद हुए उसके, कुछ बुल्गेरियन में भी हुए हैं, कुछ इंग्लिश में भी हुए। और क्योंकि इन नेपाली में तो मेरी ठीक ठाक समझ है, लेकिन इन 2 भाषाओं में मेरा डब्बा एकदम गोल है। तो अभी भी 2-1 लोग अनुवाद कर रहे हैं। तो वो जब मुझे अनुवाद भेजते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि ये कैसा अनुवाद है। तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे तो आपकी भाषा बहुत कम समझ में आती है। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं इसको एआई के माध्यम से पढ़ूंगा, या हो सकता है अपने दोस्तों के माध्यम से पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो एसेंस है इसका, वो जिंदा रहेगा तो आपका अनुवाद सफल हो जाएगा। क्योंकि वही एसेंस था जिस वजह से मैं रशियन साहित्य के साथ जुड़ पाया था बचपन में, क्योंकि वो इतना प्रामाणिक परिवेश था उसका अनुवाद में। रादुका की किताब होती होगी वो। तो मैंने ये महसूस किया कि ये तो मेरा ही परिवेश है। तो ये मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ, और इसी वजह से मैं अनुवादों से जुड़ा हूँ। मेरा अनुवाद, मुझे जो सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अनुवाद जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने पीवी सलाखोव का जो धीरे बहे दोन है वो, और देनी दिदरो का रामो का भतीजा। बेसिकली क्या होता है कि उस तरह की किताबों में अनुवाद बड़ा टफ है। मतलब जहां पर आप डायलेक्टिक मेटलिज्म दिखा पा रहे हैं, जहां पर कथा कहानी में तो चल जाता है, लेकिन थ्योरीज पे बहुत ज्यादा। और जैसे अगर हम इसी को आगे ले जाते हैं, तो जैसे एक किताब है भाषा के कला के सामाजिक सरोकार व्यागतस्की की, आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे वो बहुत बोझिल हो जाएगा। तो बड़ा टफ काम है। देनी दिदरो की किताब राजकुमार से ही छपा है वो। रोमो का भतीजा जो अनुवाद हुआ, वो बहुत शानदार अनुवाद है किसी भी थ्योरी को समझने के लिए। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप उसको कहानी की तरह, एसेंस की तरह, या उसको रिक्रिएटिव करके आप करते हो, तो अनुवाद की सफलता रहती है। हाँ, निश्चित तौर पर ये तो बात सही है। अब हम अपने दूसरे साथी डॉक्टर कुमार मंगलम से बात करेंगे। और पिछले 3-4 सालों में लगभग 100 अनुवाद आपने हमको पढ़ाए होंगे इधर उधर से लाकर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप उनमें से, बल्कि एक का नाम मैं जरूर लूंगा कि अपने श्रोताओं से भी कहूंगा, एक
भालू वाले पर कहानी है और भालू की कहानी है। वो जिगरी नाम से एक उपन्यास है जो मराठी नहीं कन्नड़ में छपा था और उसका हिंदी आया है, और वो इतना शानदार, इतना इतना बारीक उपन्यास है, छोटा सा, बहुत छोटा सा उपन्यास है। तो वो ऐसे अनुवाद लगातार होने चाहिए। जो शशांक जी कह रहे थे कि आवागमन बना रहता है, टू वे ट्रैफिक होता है, और हम अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसका वितान महसूस करते हैं और अपने अपने खुद की संवेदनाओं में भी विस्तार महसूस करते हैं। आपसे अगर मैं मंगलम जी से जानना चाहूंगा कि आपके कौन से अनुवाद हैं जो आपके प्रिय रहे हैं। आपने कोई अनुवाद किया है या नहीं किया, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आपके कोई अनुवाद हुए होंगे, इधर उधर छपे होंगे, तो आप अनुवाद को कैसे देखते हैं और अनुवाद की कौन सी पुस्तक जो है वो आपके लिए प्रिय पुस्तक है? धन्यवाद। मेरी रुचि का क्षेत्र हमेशा से कविता रही है और कविताओं पे ही एक लंबा समय मैंने काम किया है, या मेरे पठन का जो अधिकांश समय है वो कविताओं को जाता है। और अगर मैं अनुवाद की बात करूं तो जो सबसे पहली अनुवाद मैंने पढ़ी थी, केदारनाथ अग्रवाल की एक किताब है देश देश की कविता, और उसके बाद फिर धर्मवीर भारती की देशांतर, और उसके बाद कुंवर नारायण वगैरह की जो नसीमाएं नदूरियां हैं, उनकी जो विश्व कवियों की कविताओं का अनुवाद का पुनर्वसु अशोक वाजपेयी का है, और इस तरीके से तो बहुत सारे अनुवाद जो कविताओं के हुए। और कथा का या आलोचना का या गद्य का अनुवाद अपेक्षाकृत आसान है कविता के अनुवाद की तुलना में। और कहीं ना कहीं अनुवाद को जब मैं देखता हूं तो वो भाषिक कपड़ा का बदलाव भर नहीं है। अनुवाद सिर्फ भाषा में एक भाषा से दूसरे भाषा का अंतरण नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उस परिवेश के साथ साथ, जिसकी ओर इशारा कर रहे थे डॉक्टर शशांक शुक्ल जी, आप देखेंगे कि जो कविताओं के अनुवाद हुए हैं वो अपेक्षाकृत या तो वो अपने बिंबो प्रतीकों से बाहर चले जाते हैं, या कविता जो अंततः कहना चाहती है उससे कई बार वो बाहर निकल जाता है, या कई बार जब हम खुद अनुवाद करना चाहते हैं, मैंने किया भी है, कुंवर नारायण के कुमार जीव का भोजपुरी अनुवाद मैंने किया था और वो प्रकाशित भी है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अनुवाद करते हैं और खास करके कविताओं के अनुवाद की ओर जाते हैं तो बहुत महीन धारा होती है जहां चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी और भाषा में किसी और उसमें हो ही नहीं सकते। वो हो सकता है कि वह उस भाषिक संरचना की सबसे विशिष्ट चीज हो जिसका अनुवाद संभव नहीं है। तो फिर पाठ टिप्पणी या उसके लिए जो अनुवादक के पास टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, उसके हिसाब से वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मूल खोता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अनुवाद इतना मूल हो चुका होता है कि वह अनुवाद अपने लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा से काफी दूर चली जाती है, और कई बार वह नयापन भी हमें चौंकाता है। खास करके जब कुंवर नारायण की कविताओं को आप देखते हैं, अनुवाद को, खास करके जो उन्होंने बोरखेस वगैरह को और तमाम लोगों का जो उन्होंने अनुवाद किया है, इलियट वगैरह का, और वो और पुराने जो ग्रीक पोएट्स हैं उनका जो अनुवाद किया है, तो उसमें ये समस्या बार बार आती है कि कई बार वो लगता है कि ये कुंवर नारायण की अपनी चीज है, वो अनुवाद की भाषिक संरचना से बाहर चली जाती है। तो ये एक समस्या है, लेकिन अनुवाद ही वह माध्यम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पढ़ने की एक सीमा होती है। वो सब कुछ नहीं जान सकता, वो सब कुछ नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे अनुवाद एक मददगार भूमिका में आती है। और तब जब एआई का जमाना नहीं था और एआई भी अनुवाद कर रहा है, तो उसमें वह सरसता या वह सजगता नहीं आ पाएगी कभी, जो एक पढ़ा लिखा जो रचनात्मक माइंड है जिस हिसाब से उसको अनुदित करेगा। तो ये अनुवाद एक ऐसी सुविधा है कि जिसके माध्यम से हम अपने को बृहद एक वितान दे सकते हैं, एक विस्तार दे सकते हैं। और इस मामले में अनुवाद हमेशा सहयोगी रही है। अनुवाद को हम एक सहयोगी की ही तौर पे देखते रहे हैं। धन्यवाद मंगलम जी। अब मैं खुद से सवाल करता हूं कि मैं अनुवाद को कैसे देखता हूं और उसका जवाब देता हूं। तो आप सुबह जब बात कर रहे थे, पता नहीं किस संदर्भ में आपने अनुवाद के साथ तुलसी का नाम लिया, जबकि ये नाम कहीं से कहीं तक आता नहीं है
जहन में सीधे सीधे। लेकिन जब मैं इस पर फिर बात सोचने लगा कि आपने क्यों कहा, तो मैं बहुत सारे संदर्भ इससे खुलने लगे। और मैं मतलब ये वक्तव्य दे सकता हूँ, कह सकता हूँ कि अगर एक भाषा दूसरे भाषा के साथ कितने सृजनात्मक तरीके से डील करे कि वो 500 साल तक ताजा बनी रहे, तो शायद तुलसी की भाषा इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। तुलसी ने जैसे अपनी पिछली परंपराओं को एब्जॉर्ब किया, उसका कायांतरण किया, और संस्कृत का कायांतरण जिस तरह से तुलसी ने किया। देखिए, संस्कृत तुलसी भी लिख रहे थे, संस्कृत कालिदास भी लिख रहे थे, भले ही दोनों में कितना ही फर्क था। जगन्नाथ दास, पंडित राव जगन्नाथ संस्कृत उसी समय के आसपास लिख रहे थे। उनकी संस्कृत से आप तुलसीदास की संस्कृत को मिलाइए, कितना बड़ा फर्क है। आप तुलसीदास की संस्कृत को बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ सकते हैं। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म, इसमें कुछ कठिन नहीं है एक सामान्य पाठक के लिए। और सब इसमें इससे भी खास बात यह है कि उन्होंने संस्कृत के शब्दों को अवधि में ऐसे रख दिया कि वो पता ही नहीं चला कि ये संस्कृत का शब्द है। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु, ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, सारे के सारे शब्द प्योर संस्कृत के शब्द, लेकिन उन्होंने इसको अवधि में कन्वर्ट कर दिया। पूरी लय जो है वो अवधि की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप तुलसीदास की भाषा में दे सकते हैं। तो शायद किसी चीज को जज्ब, इतने हद तक जज्ब कर लेना कि आप उसका कायांतरण कर दें, किसी बीज को धरती इस तरह जज्ब कर ले कि वो नया पेड़ बन जाए, ये एक सृजनात्मक व्यक्तित्व कर सकता है। और अनुवाद इसी स्तर पर होना चाहिए। मैं फिर याद कर रहा था आपकी बात के बाद, मुझे याद आया नंद दुलारे वाजपेयी ने कभी तुलसीदास के लिए यही लिखा था कि उनकी भाषा राष्ट्रीय भाषा बनने के काबिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी भाषा परंपरा को बहुत सृजनात्मक तरीके से उसका दोहन किया। तो ये अनुवाद करने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरी बात पर किसी का भरोसा ना हो तो वो 4 लाइन जायसी की उठाकर और 4 लाइन तुलसीदास की उठाकर इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है कि दोनों एक भाषा है, दोनों अवधि में लिख रहे हैं, लेकिन दोनों की भाषाओं में कितना फर्क है। तो मेरे लिए अनुवाद ये है। बिल्कुल। तो मेरा आशय ये कहने का आपसे इसीलिए था कि जब मैंने देखा कि आज बाइबिल का आज के दिन में अनुवाद हुआ था, तो उसी की वजह से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो मुझे फिर जब मैं थोड़ा सा पढ़ने लगी तो मालूम चला कि शुरुआती जो हैं वो धार्मिक ग्रंथों के ही अनुवाद जो है शुरुआत में हुए थे, है ना। तो आज मैं कार्यक्रम को होस्ट करने वाली थी, लेकिन आज कैला जी होस्ट कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही शांत और आरामदेह मुद्रा में बैठी हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बतौर वक्ता बैठने का भी एक सुख है अपना, है ना। तो क्योंकि सवाल पूछने कई बार बहुत आसान होते हैं। इसीलिए तो मैंने ये भूमिका ली। हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी भूमिकाएं चेंज कई बार करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि कई विषयों के आप आधिकारिक प्रवक्ता हो सकते हैं, जैसे महिला मुद्दों पे आप बुलवाएं तो हम बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा है कि आप कभी कुर्सी के उस तरफ भी बैठें। लेकिन अनुवाद से जुड़े हुए मैं अपने अनुभव थोड़ा सा मैं भी साझा करना चाहूंगी। शुरुआत में तो जैसे कि शशांक जी ने बहुत सारी बातें बताई, राधु का प्रकाशन ने ही एक बड़ा रोल अदा किया। हाँ, तो माँ हमने गोरकी की उनके जरिए पढ़ी। उसके अलावा मेरा दागिस्तान जैसी इतनी खूबसूरत 2 किताबें जो हमारे पास आई, जो बहुत ही पुरानी जिल्दों के साथ पढ़ी होती थी, और हम फिक्र करते थे कि कहीं फट न जाए। और क्या शानदार, क्या किस्सा गोई उसमें होती थी कि चूल्हे की आग से कैसे तुलना होती थी। तो लगता था कि ये तो हमारे पहाड़ में भी ऐसे ही किस्से होते हैं। तो हम कैसे देखिए कोरिलेट हम कर रहे हैं, दागिस्तान को हम अपने उत्तराखंड से रिलेट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अनुवाद जब आया तभी हम दुनिया से एकाकार हो पा रहे हैं और अपने सरोकारों को उनके सरोकारों के साथ जोड़ भी पा रहे हैं। तो अनुवाद जो है वो सरोकारों को जोड़ने का काम भी करता है, एक दूसरे से हम एक दूसरे के मुद्दों को समझते हैं। उसके अलावा फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी, और मुझे लगता है कि प्रकाशनों का भी बड़ा एक योगदान रहा है। आप लोग ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि विश्व श्रृंखला घर में होती थी, विश्व क्लासिक की, तो दोस्तोवस्की है, तमाम सारे लोगों को पढ़ रहे हैं, विश्व क्लासिक पढ़ रहे हैं, तो उससे ही एक नजरिया बना जो ब्रॉड बना। मोपासा की कहानी मुझे दयानंद अनंत जी हमारे लेखक हैं, उत्तराखंड के पत्रकार भी रहे थे, और उनकी पत्नी उमा जी हैं, वो बहुत ही शौकीन थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सुनीता एक बार मोपासा को पढ़ना। तो जब मैंने पढ़ा तो एक अलग ही दुनिया लगी, आप कितना गहराई तक उन भावों में जाते हैं। तो मुझे लगा कि इन सबको हम नहीं पढ़ पाते, हमारी अपनी बाध्यताएं हैं, अंग्रेजी की बाध्यताएं हैं,
तो इस सुंदर साहित्य को हम तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि अनुवाद एक बड़ा काम इस वक्त पे कर रहा है। और दूसरा जो हम कहते हैं कि जो जैसे शशांक जी ने कहा कि अब एक व्यापक बाहें फैलाने का समय है कि हम सबको अपने में समेटें, तो दरवाजे खिड़कियां खोलने का ये वक्त है। मुझे लगता है कि संस्कृति को भी हम अपनाएं, एक सांस्कृतिक परिवेश भी बने और राजनीति से भी जुड़े देश दुनिया की, और यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद सुनीता जी। ये बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत रही आज सभी साथियों के साथ, और हमारे श्रोता जो हैं और हमारे शिक्षार्थी इसको हमारे विभिन्न माध्यमों से इसको सुन सकते हैं। ये हमारी रेडियो ऐप में जाएगा, हमारे फेसबुक अकाउंट में जाएगा विश्वविद्यालय के, और विश्वविद्यालय के रेडियो के और माध्यमों से भी हम इसको सुन सकते हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको सुना, और हमारे विभिन्न माध्यमों से ये इस बातचीत को वो सुन सकते हैं, रेडियो ऐप के साथ, हमारे फेसबुक विश्वविद्यालय के फेसबुक अकाउंट के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए, और अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।